तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग रिवाइज़ करने वाले हैं ऊप्स को। फटाफट ऊप्स को रिवाइज़ करते हैं और कोशिश यही रहेगी कि 20 से 25 मिनट में ये रिवाइज़ हो जाए हमारा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर कट कर देते हैं एक बार विंडो को। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो लाइक देखते हैं, तो ऊप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। OOP, ऊप्स, एस उसमें फालतू लगा देते हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए, बट ठीक है। अभी मेन की चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। लाइक देखो, जैसे इन डेटा टाइप है, डबल है, कैर है। तो इनमें होता ये है कि हम इंट में एक ही चीज़ स्टोर कर सकते हैं, कैर में भी एक ही कर सकते हैं, केवल कैरेक्टर, और स्ट्रिंग में केवल स्ट्रिंग कर सकते हो। तो हमें मान लेते हैं कोई ऐसा डेटा टाइप बनाना है स्टूडेंट नाम का, जिसके अंदर उसका रोल नंबर सेव हो, यानी इंट हो गया, इंटीजर हो गया, उसकी CGPA सेव हो, यानी डबल टाइप का हो गया, उसका नाम सेव हो, यानी स्ट्रिंग हो गया, उसका कैरेक्टर यानी ग्रेड सेव हो सकता है ग्रेड कोई 12 हो, A ग्रेड, B ग्रेड, तो कैरेक्टर हो गया। ऐसे तमाम चीज़ें उसकी स्टोर कराना है। तो हमें कोई एक ऐसा पर्टिकुलर डेटा टाइप नहीं है, इस तरह से बिल्ट इन कोई नहीं है। इसको प्रिमिटिव बोलते हैं, जो पहले से बने हुए होते हैं, जैसे इंटीजर या डबल, प्रिमिटिव या फिर बिल्ट इन बोलते हैं। अब हमें क्या है सीन कि लाइक हमें ऐसा चाहिए कि जिसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हों। तो इसके लिए हम खुद से एक डेटा टाइप बनाते हैं, इसी को बोलते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं। अब क्लास के आगे पब्लिक स्टैटिक लिखो चाहे ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरली हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले पैकेज बनता है, फिर फाइल नेम बनती है, उसके अंदर हमने क्लास बना ली। अब इस क्लास को फाइल नेम के बाहर भी रख सकते हो। ये मेरी फाइल नेम है, पब्लिक क्लास करके जो भी है, इसके बाहर भी रखा जा सकता है इस क्लास को, ठीक है। अब इसका और यूज़ आगे देखेंगे। अब लाइक हमें क्या करना है, ये हमारी क्लास बन गई, तो हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, स्टूडेंट एस इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, इस तरह से ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है। अब इस तरह से हम कई सारे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, स्टूडेंट S1, S2, S3, S4, S5 करके। और जो है ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट यानी सभी डेटा टाइप के अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारे मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, उनका नाम, रोल नंबर और CGPA, और भी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इतना ही नाटा। अब यहाँ हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ देखने जा रहे हैं। देखो, डॉट ऑपरेटर से हम चीज़ों को इनिशिएट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी यूज है। जैसे देखो, मान के चलते हैं हमें अगर एस स्टूडेंट का नाम सेव करना है, इनिशिएट करना है, तो S डॉट नेम इक्वल्स टू ऐसे हम करेंगे, S डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू ऐसे करेंगे, S डॉट CGPA इक्वल्स टू ऐसे करेंगे। तो डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम इनिशिएट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसी तरह से हम प्रिंट भी कर सकते हैं। लाइक देखो, ये स्टूडेंट S2 है, इसको भी डॉट ऑपरेटर से हमने इनिशिएट किया। S3 है, इसको भी डॉट से इनिशिएट किया। फिर हमने साउट ऑपरेटर मतलब S1 डॉट नेम, S1 डॉट CGPA, S1 डॉट रोल नंबर को प्रिंट कर दिया। देखो, डॉट के हेल्प से प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट हो जाएगा। अब इसको हमें चेंज भी करना है, तो मान लेते अभी आगे देख ही लेंगे। बाकी एक यूज़र से इनपुट देख लो उसका। लाइक हमें जैसे S3 डॉट CGPA या S3 डॉट रोल नंबर किसी यूज़र चाहिए, तो उसके सामने ये लिख देंगे S3 डॉट नेक्स्ट इन। तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जहाँ जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है, जैसे S1 या S2 या S3, मान लेते हैं S1, फिर डॉट ऑपरेटर लगाओ, S1 डॉट। अब इनिशिएट करना है तो वो टर्म लिख दो, जैसे S1 डॉट नेम इनिशिएट हो गया। प्रिंट करना है तो साउट के अंदर ही लिख दो S1 डॉट नेम, नाम प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद स्कैनर से यूजर से लेना है तो ऐसे S1 डॉट नेम के आगे ये लगा दो, यानी पूरा रिवाइज हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, इसी तरह कार का एग्जांपल ले सकते हो, जिसमें लेंथ, सीट, नेम, इंजन कैपेसिटी, तमाम चीज़ें हम लोग इसके अंदर स्टोर कराया जा सकता है। अब एक डेफिनेशन याद कर लो, क्लासेस आर ब्लूप्रिंट, क्लासेस को ब्लूप्रिंट कहा गया, वाइल ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज़। ये वाली डेफिनेशन एज इट इज याद कर लो, एक सेमेस्टर एग्जाम में काम देगी। अभी आगे बढ़ते हैं। जब इंट एक्स लिखते हैं तो एक डिब्बा इस टाइप से बनता है। इसी प्रकार से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लाइक कार C1, इस तरह से न्यू कार, तो एक बड़ा सा C1 नाम का डिब्बा बनता है। उस डिब्बे के अंदर जो ये मेंबर्स हैं, लेंथ, सीट और नेम और इंजन कैपेसिटी के छोटे छोटे डिब्बे बनते हैं। इस प्रकार से हमारा मेमोरी में स्टोरिंग होती है, ये डिब्बे बनते हैं। फिर देखो, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस का एक ऊपरी सतह से जानकारी ले लो। पास बाय वैल्यू का मतलब होता है कि हमारी जो भी है जो भी चीज़ है उसकी कॉपी जाएगी और वैल्यू चेंज नहीं होगी। और पास बाय रेफरेंस में वैल्यू चेंज हो जाती है, बस एग्जैक्टली वही चीज़ जाता है। जैसे कि हम एरे उठाते थे तो पास बाय रेफरेंस हो जाता था, एरे लिस्ट उठाते थे पास बाय रेफरेंस हो जाता था, और ये इंटीजर वगैरह उठाते थे तो ये पास बाय वैल्यू होता था, चेंज नहीं होता था। अब हमारा आता है नेक्स्ट, पासिंग ऑब्जेक्ट टू मेथड। पासिंग ऑब्जेक्ट टू मेथड, जो हम ये ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं S1, S2, S3, इसी को किसी मेथड में पास करेंगे। उससे पहले 3 ज्ञान पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले 3 ज्ञान पढ़ लेते हैं, उसके बाद वाला टॉपिक पढ़ते हैं। पहला नंबर ज्ञान ये है, ये जो हम क्लास बना रहे हैं भाई, इसके आगे पब्लिक स्टैटिक लगाओ या ना लगाओ, कोनो फ़र्क नहीं पड़ता। अब दूसरी बात ये, इस क्लास को उठा करके इस फाइल के बाहर भी रखा जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है।
और जैसे इस क्लास को हम इस फाइल के बाहर लगा के रख दिए, ले आके रख दिए, तो ये वाली क्लास को हम अगर अलग अलग फाइल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अभी नहीं यूज़ कर सकते जब तक ये अंदर है, बाहर तब यूज़ कर पाओगे। और यूज़ करने के लिए यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ से कॉपी किया हमने, यहाँ से कट कर दिया, अब यहाँ पे ये नहीं रह गया। किसी और ने फाइल में खोली हमने क्लास और इसी को पेस्ट कर दिया तो वहाँ भी चलेगा। लेकिन इस फाइल नेम, जो ये भी फाइल नेम है हमारी, इसके ये बाहर होगा तभी ऐसा कर सकते हैं। यही यहाँ के तीनों ज्ञान में बताए गए हैं, मैंने एक बार में समराइज़ कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट समझते हैं, इंटीजर पास बाय वैल्यू होता है। तो इंटीजर जो होता है पास बाय वैल्यू होता है, मैंने बता दिया। अब जो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फंक्शन में भेजेंगे। जो हमारे ऑब्जेक्ट थे ये कौन, कार सी या फिर C1 या C2 या C3, इन्हीं ऑब्जेक्ट को हम किसी फंक्शन के अंदर भेजेंगे, तो वो मेरा पास बाय रेफरेंस होता है। पास बाय रेफरेंस का मतलब होता है इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, लाइक देखो, तो अब हम देखेंगे पासिंग ऑब्जेक्ट टू मेथड्स। जो ऑब्जेक्ट है हमारे लाइक C1 C2 या फिर ये कार, इसको हम किसी मेथड में पास करेंगे। तो यहाँ हमने पास किया चेंज सी फंक्शन के अंदर। अब ये भी जो भी हमारा फंक्शन है इसके अंदर हुआ क्या कि यहाँ आने पे C.Seats4 हो गया, जो कि पहले 5 थी। तो जब हमने सीट्स को प्रिंट किया C.Seats में, तो 4 ही आंसर आया, यानी चेंज हो गया। तो पासिंग ऑब्जेक्ट टू मेथड्स में पास बाय रेफरेंस होता है, यानी वैल्यू चेंज हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि यहाँ कार सी की जगह रिसीव करते टाइम, जैसे यहाँ चेंज सी में हमने पास किया सी को, यहाँ रिसीव किया, यहाँ कोई और भी नाम लिख सकते हैं जैसे इंट एक्स या फिर कार एक्स एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट होता है मेथड इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर मेथड बनाना। तो जैसे कि हमने वाइट मेथड बनाया था, प्रिंट, वाइट प्रिंट, साउट के अंदर सीधा ये लिख देंगे और एक झटके में हम सीधा लिखेंगे C.Print। तो यहाँ से सीधा इनके नाम ऑन प्रिंट हो जाएंगे, नाम वाओ। जैसे कि ये है हमारा वाइट प्रिंट, फंक्शन का नाम है प्रिंट और ऑब्जेक्ट का नाम है C, तो इसलिए लिख रहे हैं C.Print। ऐसे इसकी कॉल लगती है, मेथड इनसाइड द क्लास बनाया है हमने और एक झटके में प्रिंट कर देगा। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमने सबसे पहले क्लास बनाई, क्लास ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ हमने मेथड इनसाइड द क्लास बनाया वाइट प्रिंट, इसके अंदर नाम, रोल नंबर, CGP प्रिंट होता है। अब यहाँ से हमने S1.print को S2.print ऐसे सिंपल से कॉल की, ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ बने थे, मतलब मेथड जो बने थे अंदर क्लास के, वो डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे। उसके बाद क्लास के अंदर मेथड्स देख लिए। क्लास के बाहर तो नॉर्मली बनाते ही आए हैं, जैसे कि PSPM फंक्शन के अंदर हम लोग बार बार बनाते ही थे। ये देखो प्रिंट बना लिया। अब इस पर हमें कॉल करनी है तो इस तरह से भेजना पड़ेगा, प्रिंट S1 प्रिंट S2, जबकि वहाँ पे हमने S1.print S2.print लिखा था। यहाँ पे ये तो नॉर्मल वाला केस हो गया, ये हमेशा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहले एक चीज़ बता दें कि कोई भी क्लास है, अगर वो फाइल के बाहर लिखी हुई है तो उस क्लास को हम वहाँ से कॉपी करके किसी और भी फाइल में खोल सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि जैसे एक नाम और अनेक काम, जैसे वाइड स्पीक, सेम जगह एक ही फंक्शन, मतलब फंक्शन का नाम एक ही है, लेकिन इसमें भावो प्रिंट हो रहा है, इसमें म्याओ म्याओ, इसमें लायन की आवाज़ और इसमें हेलो ह्यूमन की आवाज़। तो काम अलग अलग है लेकिन नाम वही है, इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा गया है। एक बात है कि अगर फाइल नेम और क्लास नेम को हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करने में अच्छा माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइवेट। प्राइवेट का यूज़ इस प्रकार से है, जिसके आगे हम प्राइवेट लगा देते हैं उसको इनिशिएट नहीं कर सकते। अब जैसे इंट रोल नंबर यहाँ प्राइवेट लगा दिया गया, तब बाकी जैसे S1.CGP हम स्टार्ट कर सकते हैं, नेम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे S1.roll नंबर को कुछ भी इनिशिएट करोगे तो गलत बता देगा। वहाँ पे फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देखी जाती हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जैसे कि डबल में 0.0 होती है, स्ट्रिंग में नल होती है और इंट में 0 होती है। तो प्राइवेट चीज़ों को हम प्रिंट भी नहीं कर सकते, प्रिंट करने जाओगे एरर आएगी। अब क्लास बनाते टाइम ही या तो इनिशियलाइज़ कर दो, तभी हम इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी चीज़ प्राइवेट है, जैसे प्राइवेट रोल नंबर ही है, तो यहीं पे इनिशिएट कर लो प्राइवेट इंट रोल नंबर इक्वल्स टू 33 ऐसे करके। अब प्राइवेट चीज़ों को इनिशियलाइज इसी तरीके से कर सकते हैं, और प्राइवेट चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे बाकी चीज़ों को यहाँ पे चेंज किया जा सकता है, इसको चेंज भी नहीं कर सकते। हम प्राइवेट चीज़ों को अगर एक्सेस करना है, यानी चेंज करना है या फिर प्रिंट करना है, तो जिस ब्रैकेट के अंदर प्राइवेट चीज़ें हैं उसी के अंदर हमें आना होगा और वहीं पे कोई फंक्शन बनाना होगा, उससे हम चेंज कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम दिखाते हैं कि प्राइवेट इंट रोल नंबर 96 है, यहाँ इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, उस तरीके से बता ही दिया। अब देखते हैं प्रिंट वाला जो फंक्शन है उस पर प्राइवेट अगर लगा दिया गया है तो इसको हम इस ब्रैकेट के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो जब हम यहाँ प्रिंट को कॉल करेंगे तो ये प्रिंट आउट नहीं होगा। अभी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे चलो जब हम डायरेक्टली इस प्रिंट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे S1.print जब करेंगे तो फिर वो चलेगा नहीं, एरर बता देगा।
क्योंकि इसके आगे भी प्राइवेट लग चुका है। तो इसको एसेस करने के लिए इसी वाले ब्रैकेट में एक नया फंक्शन बना लेंगे, पब्लिक वाइड पी और प्रिंट। ये पब्लिक है, देखो ये प्राइवेट है। अब यहाँ प्रिंट को कॉल लग जाएगी तो ये प्रिंट हो जाएगा, ये इसी ब्रैकेट के अंदर रखना है। अब हमें प्रिंट करना है तो s1.p को कॉल करेंगे। तो यानी किसी भी प्राइवेट फंक्शन को या फिर प्राइवेट मेंबर्स को एसेस करना है तो उसी ब्रैकेट के अंदर कोई फंक्शन बना लो या यहीं पे इनिशिएट कर लो। ओवरऑल एसेस करना है तो इसी ब्रैकेट के अंदर ही चेंजेस लाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है गेटर एंड सेटर। जैसे कोई भी फंक्शन प्राइवेट हो जाए और अब उसको हमें प्रिंट करना है तो एक नया फंक्शन ऊपर बनाना पड़ेगा। जैसे कि वाइड प्रिंट है या फिर ऐसे समझे कि ये रोल नंबर प्राइवेट है। अब मैंने इसी फंक्शन इसी ब्रैकेट के अंदर आ करके इसको एसेस करने के लिए प्रिंट नंबर फंक्शन बना लिया जो कि रोल नंबर को भी प्रिंट करके देगा। तो ये प्राइवेट था, उसके बावजूद हमने प्रिंट कर लिया एक फंक्शन के हेल्प से। इसी फंक्शन को बोलते हैं गेटर, दिस इज़ कॉल्ड गेटर। इसी प्रकार से अगर हम इसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे इनिशिएट कर दिया कुछ वैल्यू 35 से, अब उसको हमें चेंज करना है तो इसी ब्रैकेट के अंदर आके हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, उससे चेंज करेंगे। उससे जब चेंज हो जाएगा तो उसे कहेंगे सेटर। सेटर का एग्जांपल ये है, देखो हमने बनाया एक वाइड सेट रोल नंबर, यहाँ नंबर रिसीव करेंगे, उसके रोल नंबर की वैल्यू चेंज कर देंगे, इसको बोला जाएगा सेटर। और इस तरह से इसमें कॉल करेंगे s1.set रोल नंबर, एक वैल्यू पास कर देंगे जिसको चेंज करना होता है। तो गेटर और सेटर का ये यूज़ है। अब जब हम किसी भी डेटा वेरिएबल और मेथड को एक ही क्लास के अंदर बांध देते हैं, डेटा वेरिएबल्स यानी ये स्ट्रिंग, प्राइवेट, डबल, ये सारे लोग, नेम, इंट, रोल नंबर, CGPA, इसके बाद इसमें और मेथड्स यानी गेटर फंक्शन लगा दिया, एक सेटर फंक्शन लगा दिया। इन सभी चीज़ को जब हम एक ब्रैकेट के अंदर बांध देते हैं इसे कहा जाता है इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर कुछ इस प्रकार से है कि ये एक झटके में जैसे यहाँ से हम इस तरह से s1.name, s1.cgp, s1.roll number पास करते थे, तो अगर हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो एक झटके में सारी चीज़ें इस तरह से पास करेंगे और ऊपर वो रिसीव करेगा, एक फंक्शन की तरह होगा, और जो कि डायरेक्टली प्रिंट का एक फंक्शन लगा देंगे तो फटाक से प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि देखें, ये होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा लगा दिया करें। अगर नहीं भी लगाओगे तो अपने आप लगा रहता है, लेकिन हमेशा लगा देना चाहिए। अब जैसे कि हमने ये कंस्ट्रक्टर बनाया कार। अब जैसे यहाँ हमने सीधा ये ऑब्जेक्ट बना के वैल्यू सीधे एक झटके में पास की, तो यहाँ पे हमें इस तरह से कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो कि कार नाम का, जो सेम क्लास के नाम का ये बनता है। इंट एक्स रिसीव कर रहा है, देखो, फिर स्ट्रिंग रिसीव कर रहा है, डबल रिसीव कर रहा है, सीट्स में गया एक्स, नेम और लेंथ, इस तरह से ये रिसीव आउट हो रहा है। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली एक प्रिंट का फंक्शन बना लेंगे, प्रिंट वाला फंक्शन, और एक झटके में आउट c1.name करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। तो और कंस्ट्रक्टर की क्वालिटी ये है कि एक कंस्ट्रक्टर बना लिए इस तरह से, तो अब कितने भी कार नीचे बनाए ऑब्जेक्ट C1, C2, C3, C4, C5, इस सब की वैल्यू को रिसीव करेगा और प्रिंट फंक्शन से हम डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। ये इसकी क्वालिटी हो जाएगी। फिर ये है गया कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर में बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। हम अगर एग्जाम्पल अब एक और बात समझते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, ये जैसे कि कंस्ट्रक्टर बनाया, इसको बोलते हैं पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर। मतलब किसी भी कंस्ट्रक्टर को पैरामेट्राइज्ड बोलते हैं और बाकी जो इनिशियल था वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। अगर हमने पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लिया तो कार C1 ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाया, C2 बनाया और इस तरह से हमने वैल्यू को ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन अब क्या हम पुराने तरीके से इनिशिएट कर सकते हैं कार C3 प्लस न्यू कार, जिसमें इसका नाम इस तरह से दे दें, रोल नंबर इस तरह से दे दें, इंजन कैपेसिटी दे दें, तमाम चीज़ें, तो इनिशिएट करोगे लेकिन इसमें एरर आ जाएगा। क्यों? ये तभी चलता है जब हमारा डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट हो, और डिफ़ॉल्ट तभी प्रेजेंट होता है जब पैरामेट्राइज्ड ना हो। तो या तो पहली बात ऐसे समझ लो, या पैरामेट्राइज्ड बना लिए तो डिफ़ॉल्ट को बना ही दो, डिफ़ॉल्ट बनाओगे तभी ये वाला काम होगा। या फिर पैरामेट्राइज्ड नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट अपने आप प्रेजेंट रहता है। जब पैरामेट्राइज नहीं होता तब डिफ़ॉल्ट अपने आप प्रेजेंट रहता है, तब ये चीज़ चल जाता है, तब हमें डिफ़ॉल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या फिर सबसे अच्छा ज्ञान ये है कि डिफ़ॉल्ट हमेशा बना ही दिया जाए। तो अब जब डिफ़ॉल्ट बना देंगे तो अब हमारा एक कार नाम का ऐसे खाली वो है और एक कार नाम का एक भरा पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर है। दोनों कंस्ट्रक्टर का कार ही नाम है। तो एक तरह से देखें तो जैसे हमने ये एग्जांपल पढ़ा था मैक्सिमम का, जिसमें 2 नंबर का भी मैक्सिमम निकालता है, 3 नंबर का मैक्सिमम निकालने का एक अलग अलग फंक्शन है। अब जो वैल्यू दोगी ये अपने आप ऑटोमेटिकली वैल्यू को सिलेक्ट करेगा और आंसर दे देगा। उसी प्रकार से यहाँ डिफ़ॉल्ट और पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर भी होते हैं, जो भी तुम वैल्यू पास करोगे अपने आप सब एडजस्ट करके ऑटोमेटिकली सही चला देगा। इसी चीज़ को कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, यानी एक ही नाम के 2 मेथड्स बनाए जा रहे हैं लेकिन उनका काम अलग अलग है। दिस इज़ कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। फिर कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि कार हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें इस तरह से वैल्यू पास की और कार C2 में उसको जो वैल्यू उसका ऑर्डर है उसको चेंज कर दिया।
अब क्या होगा, ये एक तो चल जाएगा जिसके हिसाब से कंस्ट्रक्टर बना है, लेकिन दूसरा वाला नहीं चलेगा। तो इसमें कंस्ट्रक्टर कमा लिया है कि हम एक और कंस्ट्रक्टर उसी तरह का बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि एक कंस्ट्रक्टर हमने ये बना लिया, स्ट्रिंग एस और इंटेक्स को रिसीव कर रहा, मतलब वो कर रहा है, और एक ये बना लिया इंटेक्स स्ट्रिंग एस को। तो दोनों में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लेंगे तो एक झटके में चल जाएगा। अब जब यहाँ C1 कॉल करेगा और C2 कॉल करेगा तो ऑटोमेटिकली अपने आप सब कुछ एडजस्ट करके चला देगा। कंस्ट्रक्टर का एक और छोटा सा यूज़ है, देखते हैं। अब देखते हैं एक और छोटा सा यूज़ इस प्रकार से है कि जैसे मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है, वो 3 सब्जेक्ट में पास है, तो हमें उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को भेजना है। कोई स्टूडेंट है उसके 4 सब्जेक्ट को भेजना है, कोई स्टूडेंट है उसके 5 सब्जेक्ट को भेजना है। तो इसमें भी कंस्ट्रक्टर ही काम आता है। जैसे कि देखो, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें 4 पास किया, इसमें 2 पास किया, और यहाँ पे हमने जो है अपना जो भी क्लास बनाई स्टूडेंट डेटा नाम की, उसके अंदर जो भी मार्क्स हम ले रहे हैं एक एरे में लेंगे, और यहाँ एस उसकी साइज़ को दिखाएगा। जो यहाँ पे भेज रहे हैं वो डायरेक्टली रिसीव कर रहा होगा, यहाँ इंटेक्स रिसीव कर रहा है। बहुत सही। तो इस तरीके से ये भी एक यूज़ हो सकता है कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर में एरे भी भेज सकते हैं, और एक डीप कॉपी का टॉपिक है, ये बकवास है, इसको छोड़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ा। अब यहाँ से आती है हमें 3 कीवर्ड पढ़ने हैं। एक तो होता है दिस कीवर्ड, एक होता है फाइनल कीवर्ड, और एक होता है स्टैटिक कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड की यहाँ से शुरुआत हो जा रही है एक तरह से। अब देखो होता क्या है, लाइक कि यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और नीचे से जो वैल्यूज़ भेजी, इन दोनों में रिसीव किया, इनमें प्राइस में दे दिया, इनमें नेम में दे दिया। अब बात कुछ इस प्रकार से है, जब तुमने यहाँ नाम अलग अलग रखे वेरिएबल्स के, तब तो मामला एकदम नॉर्मल है, जो कि हम पीछे करते चले आए हैं। लेकिन अगर यही वाला दे दें जो यहाँ प्राइस और नेम था, यही प्राइस और नेम यहाँ नाम दे दें, तो मामला बदल जाएगा। अब होता क्या है कि जब नीचे से वैल्यू ऊपर आती है, जैसे कि हमने पास की, कोई एग्जांपल लिख जाए, मान लेते हैं 4 लाख और लॉर्ड अल्टो, ये हमने एक्स में और ये प्राइस में और ये हमने नेम में पास किया। ये आया प्राइस में एक्स में और ये नेम में आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया। इसमें तो नॉर्मली चल जाएगा। इसमें क्या होता है, प्राइस में और नेम में नीचे से वैल्यू आई, और एक इनिशियली डिफ़ॉल्ट में प्राइस की वैल्यू 0 होगी और नेम की वैल्यू नल होगी। तो जो ये वाला कंप्यूटर क्या समझेगा, प्राइस और नेम को वो इनिशियल वाला समझ लेगा, इसको नहीं समझेगा, क्योंकि वहाँ प्राइस की 2 वैल्यूज़ हैं, एक तो डिफ़ॉल्ट वाली जो कि नल है या 0 है, और एक हमने जो पास की 2 वैल्यूज़ हैं, 12,05,000 और एक 0। तो कंप्यूटर उसमें डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेता है जब सेम नाम होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए यहाँ हम लगा देते हैं दिस डॉट प्राइस या दिस डॉट नेम। वो दर्शाता है ये ऊपर वाली वैल्यू, और ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे से आई है, पास हो गई है। तो यही है दिस कीवर्ड का यूज़। अब लाइक देखो, अभी अगर हम ऐसे करेंगे, सेम पैरामीटर यूज़ किए लेकिन दिस कीवर्ड का यूज़ नहीं किए हैं, तो यहाँ पर पक्का एरर आने वाली है। देखो 0 नल मतलब दे रहा है, जबकि हमने पास की थी ये वैल्यूज़, तो यहाँ पे एरर आएगी। इसी एरर को सही करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब दिस कीवर्ड में होता क्या है, कुछ इस तरह से होता है कि जो वैल्यूज़ यहाँ से अगर हमने पास की 12,05,000 और किया सोनेट, ये वैल्यू जाएगी यहाँ पे, और ये वैल्यू को ही दिस रिप्रेजेंट करता है। ये यहाँ अगर दिस लगा देंगे, दिस इसको रिप्रेजेंट करेगा, और ये यहाँ से आई है, ये मतलब दिस कीवर्ड की क्वालिटी है। और दिस नहीं लगाएंगे तो ये जो है डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यूज़ ले लेंगे, तो वहाँ से एरर आ जाता है। दिस कीवर्ड में बस यही मेन चीज़ थी, इसको समझा दिया गया है। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, एक पहले तो महाज्ञान समझ लेते हैं। महाज्ञान मतलब ये सिंपल फॉर्मेट है दिस कीवर्ड का। मतलब जब सिंपल सी कॉल लगती है तो जो वैल्यू पास होती है एक तरह से, वही यहाँ बताया गया, जो वैल्यू पास हो रही है नीचे से, वही वैल्यू को दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट करता है। एक तरह से यूँ समझो कि जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल की, यानी आर्गुमेंट पास किया, जो वैल्यू पास किया, एक तरह से दिस कीवर्ड उसे ही पॉइंट आउट करता है। अब ये वाली बात को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे जब बहुत ज़्यादा मास्टर्स इसमें कर लेंगे तब। अभी हो सकता है इस स्टेटमेंट में एक गलती है क्योंकि ChatGPT के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बाद में सही करेंगे, अभी इसको छोड़ते हैं। लेकिन ये बेस केस है, मतलब नॉर्मल की बात है। तो नॉर्मल एकदम स्टैंडर्ड वाला कॉल लगेगा तब दिस कीवर्ड इसे रिप्रेजेंट करेगा। अभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्वेश्चन होगा, उसमें दिस कीवर्ड किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वो भी दिखाएंगे। उसकी हेल्प से अभी तक हमने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाना सीख लिया है। अभी हम आगे चल के डेटा स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे। सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है सेलो कॉपी। सेलो कॉपी बहुत ईजी है, इसको समझ लेते हैं। होता है इस तरह से, जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया P1, एक ऑब्जेक्ट बनाया P2, इनके अंदर कुछ वैल्यूज़ डाल दी, P3 बनाया जो कि हमने लिख दिया सीधा P1 के बराबर, क्योंकि 1 P3 = P1। तो यहाँ P1 जो होगी वो सेलो कॉपी होगी। अब जो P1 में चेंज करोगे वो P3 में भी चेंज हो जाएगा। यही इसी चीज़ को बोलते हैं सेलो कॉपी।
अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिवाइज किया गया है, तो अब इसको छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं सीधा। अब नेक्स्ट आता है हमारा फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड और स्टैटिक कीवर्ड मैं जल्दी से निकाल देता हूँ क्योंकि टाइम कम है। फाइनल कीवर्ड क्या होता है, किसी के नाम के आगे अगर फाइनल लग जाता है उसकी वैल्यू फिर उतने पे ही अटक जाती है और ये चेंज नहीं होगी, पूरे कॉन्सेप्ट में ये चेंज नहीं होगी। और कुछ लोग इसे डिफ़ॉल्ट से रिलेट करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट का अलग मामला है। डिफ़ॉल्ट में जो वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, लेकिन फाइनल की वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं होती, तो यही फाइनल कीवर्ड का यूज़ है। नेक्स्ट आता है स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड सेरेबल होता है, मतलब जैसे कि हमने किसी नाम के आगे स्टैटिक स्ट्रिंग कंट्री लगा दी और किसी मतलब कंट्री मतलब जो भी हमारा डेटा टाइप का मेंबर था उसमें स्टैटिक लगा दिया। अब किसी C1 डॉट कंट्री मैंने इंडिया सेलेक्ट की और प्रिंट की C2 की कंट्री, तो उसमें भी इंडिया ही आउटपुट में आएगा। यानी किसी एक चीज़ की अगर कंट्री इंडिया है तो सबकी कंट्री इंडिया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंट्री में स्टैटिक लगा हुआ है। यही स्टैटिक की क्वालिटी होती है। स्टैटिक का थोड़ा ड्राई रन का अलग फॉर्मेट होता है। जैसे इसमें देखा जाए तो रन, नेम, एवरेज 3 चीज़ें हैं और एक कंट्री, 4 टोटल हैं, तो डिब्बे बनते हैं 3 और एक कंट्री का अलग बनता है। ये मतलब ड्राई रन करते टाइम होता है, इसका अलग डिब्बा बनता है। ये चीज़ को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल भी समझ में आ गया, स्टैटिक भी समझ में आ गया। फाइनल और स्टैटिक को साथ में भी अलाउड होते हैं। स्टैटिक फाइनल आल्सो अलाउड, मतलब साथ में भी लगाया जा सकता है। और जैसे देखें तो हम अक्सर फंक्शंस में लगाते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन या प्राइवेट स्टैटिक फंक्शन, तो स्टैटिक वही वाला स्टैटिक ये भी है। ये स्टैटिक लगाते हैं तभी सेरेबल होता है, इसी कारण से इसका भी रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको ध्यान से अगर देखना चाहो तो देख लो, अभी इग्नोर कर सकते हो। फिर देखिए नेक्स्ट चीज़, तो हर जगह स्टैटिक भी नहीं लगा सकते। जैसे कि हमने वाइट प्रिंट में ये है, अब यहाँ स्टैटिक नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि रन्स, नेम्स और एवरेज अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग है। स्टैटिक लगाने का ये मतलब हो जाएगा कि सब में हमने सेम सेरेबल कर दिया है, तो इसलिए यहाँ स्टैटिक नहीं लगा सकते। फिर एक और क्वालिटी सुनो, इंपोर्ट जावा यूटिल डॉट अरेज या इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्कैनर, इसके जगह या फिर किसी भी अगर इंपोर्ट वाले फंक्शन को यूज़ करना है तो डायरेक्टली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ये हर चीज़ का काम करेगा, ये हर चीज़ का काम करेगा। फाइनल हो गया, स्टैटिक हो गया। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्वेश्चन। अब कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्वेश्चन भी इसमें बस वही है कि इस क्वेश्चन को करने से पहले जो है यहाँ पे निचोड़ पढ़ लिया जाए। ये आगे एक निचोड़ दिया हुआ है, उसको पढ़ लेंगे तब सी आसानी से हो जाएगा। अब इसका कुछ इस प्रकार से है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें 2 पार्ट बनाने हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम इसमें सबसे पहले एक क्लास बना लिए हैं जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट डिफाइन कर लिए। अब एक हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया जिसमें नीचे सीधा 2,5 को भेजेंगे, ये कंस्ट्रक्टर सीधा रिसीव करेगा और दिस कीवर्ड के हिसाब से उसको हमने लगा दिया। अभी हमने सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट करना है, तो x + आयोटा + y इस फॉर्मेट में प्रिंट कर देंगे, तो 2 + 5 आयोटा ऐसे करके प्रिंट आउटपुट आ जाएगा, आयोटा 5। अब इसमें अगर नेगेटिव वैल्यूज़ भेज रहे हो तो इफ एल्स का यूज़ कर लेना, y पॉजिटिव है तो ऐसा कर लो, नेगेटिव तो ऐसा कर लो, ये तो एकदम सिंपल बात है। अब बात आती है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन की, तो मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ, Z1 डॉट ऐड Z2, मतलब जो Z1 वाला हमारा नंबर है उसी वाले नंबर में Z2 को हम ऐड करा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला जो भी है, मतलब रियल में रियल पार्ट जुड़ता है x का और इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट जुड़ता है। अब यहाँ पे जो ज्ञान है मेन चीज़ का वो समझते हैं। जब हम लिखते हैं Z1 डॉट ऐड Z2, तो यहाँ जो Z1 होगा जो कॉल कर रहा है वो दिस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी जब भी Z1 की चीज़ें लोगे x1 या x2 तो उसमें दिस लगाओगे, और जब Z2 की चीज़ें होगी तो उसमें दिस नहीं लगेगा, उसमें Z लगेगा, डॉट Z लगेगा, क्योंकि यहाँ Z रिसीव कर रहा है। बस यही इसकी खासियत है। और इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस में अगर हम दिस नहीं भी लगाएंगे तो भी वो डायरेक्टली वर्क करता है हमारा। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली कोड दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने एक फ़ाइल बना रखी है, उसके अंदर अगर देखेंगे तो सिंपल सा ये हमने बना दिया ऐड का फंक्शन। ऐड के फंक्शन में देखो x, इसमें दिस भी लगा सकते हो, चाहो तो नहीं भी लगा सकते। x + Z डॉट x, यानी x = x + Z डॉट x। और क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि यहाँ मैंने जब Z1 डॉट ऐड Z2 किया तो Z1 को पास कर रहे हैं तो Z1 ही दिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो Z1 में चाहे दिस लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और Z2 में डॉट Z लगेगा क्योंकि यहाँ पे रिसीव करते टाइम Z आ रहा है। तो इसलिए x मतलब इसका x = इसका प्लस इसका x, इस हिसाब से सेम मल्टीप्लाई और डिवाइड का बन गया है। बहुत इजी है, इसको अपने से करोगे तो याद समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन कॉल भी सेम इसी के ऊपर बेस्ड है, तो फ्रैक्शन कॉल भी उसी के हिसाब से देखना, सेम टू सेम है। बस इसमें ऐसे करेंगे कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। ऐड करना है तो ऐड का सिंपल सा फार्मूला लगाओ,
कौन सा फार्मूला, ए बाई बी प्लस सी बाई डी का ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी। तो ए के लिए जैसे कि अगर हम कर रहे हैं F1 डॉट F2, तो F1 में दिस लगेगा, चाहे लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। F2 में डॉट F लगेगा हर चीज़ में। तो ए मतलब न्यूमरेटर, किसका न्यूमरेटर इंटू F डॉट डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर इंटू F डॉट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू F डॉट डिनोमिनेटर। यानी जहाँ जहाँ F2 की चीज़ होगी उसमें डॉट F लगेगा, जहाँ जहाँ F1 की चीज़ होगी उसमें कुछ नहीं लगेगा। और लगाना ही है तो दिस लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रैक्शन वाला भी सेम उसी तरीके से है, और फ्रैक्शन वाले का भी कोड इसमें लिखा हुआ है इस प्रकार से, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सिंप्लीफाई, ऐड सब कुछ देख लेंगे इसमें। ये दोनों क्वेश्चन खुद से देखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। बस इसमें एक डेफिनेशन याद रखो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं याद करने की जरूरत है। इनकैप्सुलेशन पीछे बता ही देते। नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कुछ इस प्रकार से है कि जैसे हमने एक क्लास डिक्लेयर की पोकेमॉन करके, इसके अंदर पावर और टाइप दो चीज़ें हमने डिक्लेयर की। अब हमने एक और क्लास नीचे डिक्लेयर की लेजेंडरी पोकेमॉन, एक्सटेंड पोकेमॉन। अगर ये वर्ड लगा दिया एक्सटेंड पोकेमॉन यहाँ से, तो ये दो क्वालिटी तो रहेगी ही, और एक ये एक्स्ट्रा जो क्वालिटी लगा रहा है 3 क्वालिटीज इसके अंदर आ जाएंगी। इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसके और भी एग्जांपल हैं। जावा के अंदर केवल एक का जीन आता है, जैसे फादर का, लेकिन अगर C++ में देखेंगे तो दोनों का आता है, फादर एंड मदर का। तो ये है C++ और जावा में डिफरेंस। फिर नेक्स्ट है, अभी तक हमने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स बनाए थे, अब हम बनाने जा रहे हैं यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। तो जैसे कि एक एरे लिस्ट हम बनाने जा रहे हैं खुद की। तो एरे लिस्ट बनाने के लिए जितने भी एरे लिस्ट में जितने भी वो होते हैं, जितने भी इसमें फ़ायदे होते हैं, वो सारी चीज़ें हम बनाएंगे। जैसे कि एरे लिस्ट में होता है क्लियर फंक्शन, ऐड फंक्शन, गेट, सेट, रिमूव फंक्शन। तो सारे फंक्शंस को हम बनाएंगे। इसमें सबसे पहले जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे करो। एक एरे लिस्ट हमने नाम क्लास डिक्लेयर की, जिसके अंदर एक एरे ले रहे हैं, क्योंकि एरे लिस्ट में एरे होता है। एक इंडेक्स ले रहे हैं, कैपेसिटी और एक साइज़। अब एरे के अंदर कैपेसिटी क्या होती है, जो साइज़ होती है वही कैपेसिटी होती है, लेकिन एरे लिस्ट में कैपेसिटी और साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। साइज़ जैसे ही भर जाती है, कैपेसिटी लगभग डबल हो जाती है। ये एरे लिस्ट में हमें समझ में आता है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक इस तरह से कंस्ट्रक्टर बना लेंगे कि एरे लिस्ट इन कैपेसिटी दिस कैपेसिटी डॉट कैपेसिटी। यहाँ से मेन के अंदर से हमने एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाया और इसकी कैपेसिटी इनिशियली ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि एरे इनिशियली कैपेसिटी देना ही पड़ता है, ये कंपलसरी चीज़ है। अब यहाँ पर होगा ये कि हमें या तो इस वाली लाइन की जगह ये लिख दो, एरे इक्वल्स टू न्यू इंट कैपेसिटी। जो हमने नीचे से कैपेसिटी पास की वही एरे की साइज़ बना दो। ये वाली लाइन, या तो एक तरह से यूँ समझो, ये वाला कंस्ट्रक्टर तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, और उसके नीचे ये वाला फंक्शन याद करना पड़ेगा। इन कैपेसिटी इक्वल्स टू रिटर्न एरे डॉट लेंथ। ये दोनों एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ से नेक्स्ट समझने वाली चीज़ें अब समझ में आएंगी। जैसे मान लो हमें ऐड वाला फीचर ले आना है, एरे डॉट ऐड 10, एरे डॉट ऐड 20, एरे डॉट ऐड 20। तो एक फंक्शन बना लेंगे वाइड ऐड, जो कि एक वैल्यू रिसीव करेगा, और एरे के इस इंडेक्स पे, इंडेक्स इनिशियली 0 ही है क्योंकि हमने यहाँ से 0 पास की थी, इंडेक्स 0। तो एरे इंडेक्स में ये वैल्यू एलिमेंट चला जाएगा, यानी वैल्यूज आ जाएगी। फिर इंडेक्स को 1 से बढ़ा देंगे और साइज़ को 1 से बढ़ा देंगे। ऐसे करते जाएंगे तो हम कितने भी एलिमेंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम एक डिस्प्ले का भी फंक्शन बना सकते हैं, डिस्प्ले वाला फीचर, जैसे कि प्रिंट वाला फंक्शन बनाते थे, सेम ऐसे ही एक यहाँ फॉर लूप लगा के डिस्प्ले का फीचर बन जाएगा इस तरह से। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है। अभी पहले एरे डॉट गेट वाला समझ लेते हैं। एरे डॉट गेट का क्या होता है कि हम इंडेक्स देते हैं तो हमें वो उस इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। तो बस यहाँ पे एक इंडेक्स रिसीव करेंगे फंक्शन में आते हुए और रिटर्न कर देंगे एरे इंडेक्स, इससे ये वाला फीचर आ जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे कि हम कैपेसिटी 3 है, कैपेसिटी 3 है और एलिमेंट 5 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इस एरर को सही करने के लिए हमें एक यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगा देना होगा ऐड वाले फंक्शन में ही। इफ़ इंडेक्स इक्वल्स टू एरे लेंथ, अगर इंडेक्स मेरा भर जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, एक नया एरे डिक्लेयर करेंगे जिस एरे की साइज लगभग डबल होगी, और इस एरे में हम कॉपी पेस्ट कर देंगे पुराने वाली चीज़ें, और एक ये लाइन याद करनी पड़ेगी। देन एरे इंडेक्स इक्वल्स टू, जो कर रहे थे मतलब एरे इंडेक्स में एलिमेंट डाल दो, इंडेक्स को और साइज को बढ़ा दो, ऐड वाले में जो कर रहे थे वही चीज़ है। तो इतना समझ में आता है। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि जब भी कोई एरे लिस्ट बढ़ जाती थी तो हमें याद होगा, तो हम उस एरे लिस्ट की साइज़ को अपने आप डबल हो जाती है,
और ये वाले एरे जो पुराने वाले एरे हैं नए वाले एरे में आके पूरा पेस्ट हो जाते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लगा दिया। इससे ये वाला फीचर आ जाएगा ऐड वाला, आप अनलिमिटेड टाइम ऐड करते जा सकते हो। फिर ऐड का फीचर आ गया कैपेसिटी, इसी को हम इस तरह से लिखवा सकते हैं। अलग फंक्शन अगर बनाना चाहते हो कि अगर इंडेक्स भर गया है एरे लेंथ पे तो कैपेसिटी इंक्रीज फंक्शन को कॉल कर दो। यहीं नीचे कैपेसिटी इंक्रीज फंक्शन बना लेंगे, जिसमें एक नया एरे डिक्लेयर करेंगे डबल साइज़ का, फॉर लूप से कॉपी पेस्ट करवा देंगे। इस प्रकार से हमारी एरे लिस्ट बनती है। अब इसमें हम मेन के अंदर इसको चला सकते हैं। बस हो गया, हमारा बन गया। अब सेट वाला फीचर इस तरह से ले आ सकते हो। सेट का मतलब इस इंडेक्स पे ये वैल्यू सेट करना है, 2 चीज़ें रिसीव करेगा और इंडेक्स पे वैल्यू डाल देगा। वाह, ये भी आ गया। फिर इंसर्ट वाला फीचर और रिमूव वाला फीचर। अब इंसर्ट और रिमूव में होता क्या है, जैसे कोई चीज़ इंसर्ट करते हो उसके आगे चीज़ों की सारी इंडेक्स एक एक शिफ्ट हो जाती है। तो इंसर्ट वाला फंक्शन हमने बनाया है, उसको हम और यहाँ के इसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। और बस यही लास्ट टॉपिक है, इंसर्ट और रिमूव। तो रिमूव हम नहीं दिखाएंगे, इंसर्ट अपना जो बनाए हैं हम दिखा दे रहे हैं कोड। खुद की एरे लिस्ट नामक रिपोजिटरी में एक एरे लिस्ट है, उसके अंदर आप देखोगे तो इंसर्ट नामक फंक्शन ये बनाया है। इसमें बस एक चीज़ देखना होता है कि जब इंडेक्स एरे लेंथ बराबर बढ़ जाती है तब कैपेसिटी इंक्रीज़ को कॉल करेंगे ही। कैपेसिटी इंक्रीज नीचे बना हुआ है और फॉर लूप से पीछे चलाते हुए एरे i+1 इक्वल्स टू एरे i कर देंगे। ये है इसका इंसर्ट का लॉजिक। बस मतलब कि हर एक जो भी लोग हैं उनके जो है इंडेक्स एक शिफ्ट हो जा रही है, बस इसके लॉजिक में यही है। इसी तरह से रिमूव का फीचर बनेगा। बस इतना ही, इसमें एरे लिस्ट इस तरह से बन जाएगी। और कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्रैक्शन और एरे लिस्ट मेन 3 ही चीज़ें हैं इस वाले लेक्चर में, और बाकी सब एकदम नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ये हुआ यहाँ पे कंप्लीट।